हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये इस चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो है। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे और वह है वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। सजीवों के शरीर में पदार्थों के एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण के लिए एक तंत्र विकसित होती है जिसे हम वहन तंत्र या फिर परिवहन तंत्र कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि वहन की आवश्यकता क्यों। सजीवों के शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन होना अति आवश्यक है। परिवहन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त मौजूद होती है और ये रक्त आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है और इस प्रकार हमारे शरीर में भी एक परिवहन तंत्र है और इस परिवहन तंत्र के बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो आइए समझते हैं कि सजीवों के शरीर में वहन की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज इत्यादि की निरंतर आवश्यकता होती है। चूंकि हम जानते हैं कि सजीवों का शरीर जो है वह अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं और प्रत्येक कोशिका जो है उसका अलग अलग कार्य होता है। कोशिकाओं को अपने कार्य करने के लिए निरंतर ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज या फिर अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती रहती है। साथ ही कोशिकाओं के कार्यों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट पदार्थों का निरंतर बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार एक फैक्ट्री जब कार्य करती है तो फैक्ट्री से बहुत तरह के कूड़ा करकट निकलती है जिसको उस फैक्ट्री से बाहर निकालना अति आवश्यक है। ठीक वैसे ही सजीवों के शरीर में जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं ये कोशिकाएं कार्य करती हैं और इसके कार्य करने के फलस्वरूप अनेक तरह के अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जिसका निरंतर बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि शरीर की कोशिकाओं को निरंतर कच्चे सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ उसकी जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको भी कोशिकाओं से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इन दो प्रकार के कार्यों के संपादन हेतु जीवों में परिवहन तंत्र विकसित होता है। यानी अब हमें समझ में आ गया कि सजीवों को परिवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है। अब हमारा टॉपिक है मानव में वहन, यानी मनुष्यों के शरीर में पदार्थों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन होता है, इसके बारे में अब हम डिस्कशन शुरू करेंगे। हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य रुधिर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त मौजूद होता है और इस रक्त को हम रुधिर के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य क्या है कि हमारे शरीर में विभिन्न हिस्सों तक भोजन या ऑक्सीजन या फिर अन्य आवश्यक सामग्रियों का परिवहन करना ही इसका कार्य है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का तरल संयोजी उत्तक क्या है, तो वह है रक्त। देखिए ये जो है रुधिर वह तरल अवस्था में होता है, इसीलिए तरल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सवाल यह है कि रुधिर एक संयोजी उत्तक कैसे है। चूंकि रुधिर क्या करता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि रुधिर जो है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उसका आवागमन जारी रहता है, यानी अपने गति के कारण ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। इसीलिए रुधिर को एक तरल संयोजी उत्तक माना जाता है। रक्त के अवयव यानी रक्त किन किन घटकों से बने होते हैं, तो रक्त दो घटकों से बने होते हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। यानी जो हमारी रक्त है इसमें दो घटक होते हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लाज्मा क्या है
और रक्त कोशिकाएं क्या हैं? प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का तरल भाग है जिसमें रक्त कोशिकाएं डूबी हुई होती हैं। चूंकि हम जानते हैं कि रक्त एक तरल पदार्थ है और यह तरल पदार्थ तो है ही, इसमें रक्त की कोशिकाएं भी मौजूद होती हैं। तो आप कल्पना करें कि अगर रक्त में से हम रक्त की कोशिकाओं को छानकर अलग कर लें तो क्या बचेगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरल पदार्थ बचेगा। तो यही वह तरल पदार्थ है जिसका नाम प्लाज्मा है। यानी कहने का मतलब रक्त की दो अवयव हैं, पहला है एक तरल पदार्थ और दूसरा है रक्त की कोशिकाएं। तो ये जो तरल पदार्थ हैं इसे ही कहते हैं प्लाज्मा। रक्त में 55% भाग प्लाज्मा की होती है। पूरे रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा की होती है, बाकी 45% हिस्सा रक्त की कोशिकाओं की होती है। अगर आप 100 ml रक्त ले लें तो उसमें करीब करीब 55 ml आपको प्लाज्मा मिलेगा, बाकी जो 45 ml है वो आपको रक्त की कोशिकाएं मिलेगी। रक्त का दूसरा अवयव है रक्त कोशिकाएं। रक्त में मौजूद कोशिकाओं को रक्त कोशिकाएं कहते हैं। जो सभी कोशिकाएं रक्त में मौजूद होती हैं उन सभी कोशिकाओं को रक्त कोशिकाएं कहते हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, जिससे इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, शॉर्ट में इससे आरबीसी कहा जाता है। अगला है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिससे इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है और शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। और तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं पट्टिकाणु, जिससे प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारी रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। रक्त में 45% भाग रक्त कोशिकाओं की होती हैं। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि रक्त में 55% भाग प्लाज्मा की होती हैं और 45% भाग रक्त की कोशिकाओं की होती है। विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य रक्त द्वारा किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को अपने कार्य करने के लिए निरंतर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती रहती है। अब ये ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज को कौन पहुंचाएगा? ये काम रक्त के द्वारा किया जाता है। साथ ही कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में रक्त ही मदद करती है। अब देखिए, कोशिकाएं जब अपनी कार्य करती हैं तो अपने कार्य के फलस्वरूप कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के होने से कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ उत्पन्न होती हैं। ये सभी कोशिकाओं के लिए हानिकारक हैं, इसीलिए ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से दूर हटाना अति आवश्यक है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम भी रक्त ही करती है। लवण और हार्मोन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का परिवहन भी रक्त के द्वारा किया जाता है। चूंकि आवश्यक लवण या फिर हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य रक्त के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार रक्त जो है वह हमारे शरीर में परिवहन का एक जबरदस्त माध्यम है। हमारे शरीर में रक्त की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी रक्त एक तरल पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में स्थिर नहीं रहती, बल्कि ये हमेशा नलियों के अंदर गति करती रहती है और इसका गति में होना अति आवश्यक है। जिस दिन ये रक्त शरीर के अंदर स्थिर हो जाती है उस दिन उसका मतलब होता है कि व्यक्ति की मृत्यु। इसीलिए रक्त की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए शरीर में एक पंप का होना अति आवश्यक है। हमारी हृदय एक पंप की तरह कार्य करती है। हमारी हृदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो एक पंप की तरह कार्य करती है और रक्त को नलियों के अंदर गति में जारी रखती है। विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने और ले आने के लिए नलियों का एक विस्तृत तंत्र होता है। हमारे शरीर में
रक्त की नलियों का एक विस्तृत तंत्र होता है और ये रक्त की नलियों के अंदर ही प्रवाहित होती हैं और विभिन्न अंगों तक जो रक्त पहुंचती हैं वह इन नलियों के अंदर ही प्रभावित होती हैं। अर्थात हमारे शरीर में रक्त नलियों के अंदर प्रभावित होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रक्त जो बहता है वह हमारे शरीर में नलियों के अंदर ही बहती है, ये नलियों से बाहर नहीं निकलती। रक्त की इन नलियों को रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स कहते हैं। हमारे शरीर में रक्त की विभिन्न प्रकार की मोटाई की पाइप बिछी हुई हैं। कुछ ऐसी नलियां हैं जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, जबकि कुछ ऐसी नलियां हैं जो विभिन्न अंगों से रक्त को कलेक्ट करके हृदय तक पहुंचाती हैं। तो इन सभी नलियों को रुधिर वाहिकाएं या फिर इंग्लिश में ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब आइए रुधिर वाहिकाओं के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। यानी जो रक्त की नलियां हैं ये हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती हैं, रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती हैं। तो ये रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर में दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार के रुधिर वाहिकाओं को कहा जाता है धमनी, जबकि दूसरा प्रकार के रुधिर वाहिकाओं को कहा जाता है शिरा। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहा जाता है, जबकि शिरा को वेन के नाम से हम जानते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर ये धमनी क्या है और शिरा क्या है। धमनी यानी आर्टरी, सबसे पहले हम समझेंगे कि किस प्रकार की रुधिर वाहिकाओं को धमनी कहा जाता है और किस प्रकार की रुधिर वाहिकाओं को शिरा कहा जाता है। धमनी और शिरा को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं हैं। कुछ ऐसे नलिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, जबकि कुछ ऐसे रक्त नलिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों से रक्त को संग्रह करके हृदय तक वापस लाती हैं। तो वैसे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, तो वैसे रक्त वाहिकाओं को हम धमनी कहेंगे। शिरा यानी वेन, किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं को हम शिरा कहेंगे। विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त नलिका को शिरा कहते हैं। यानी वैसे रक्त वाहिकाएं जो विभिन्न अंगों से रक्त को संग्रह करके वापस हृदय तक पहुंचाती हैं, तो उस प्रकार की रक्त वाहिकाओं को हम शिरा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार धमनी और शिरा की जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो गया। हमारा पंप हृदय, हृदय जो है ये हमारे शरीर में एक पंप की तरह कार्य करती है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय अंग है, यानी इसकी दीवार जो है वह मसल्स की बनी होती है, जिसके कारण हृदय आसानी से संकुचित हो सकती है और फैलती है। और इसकी जो आकार है वह हमारी बंद मुट्ठी के आकार के बराबर है। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं। तो जो हमारी हृदय है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कोष्ठ होते हैं। और इन 4 चैम्बर का नाम होता है, पहला है बायां अलिंद, दूसरा है बायां निलय, तीसरा है दायां अलिंद और चौथा है दायां निलय। यानी हमारे हृदय में कुल 4 कोष्ठ हैं, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है, पक्षी और स्तनधारी जंतुओं के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जो पंछियां होती हैं इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक वैसे ही स्तनधारी जंतुओं के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। अब सवाल है कि किस तरह के जंतु को हम स्तनधारी जंतु कहेंगे। यानी वैसे जंतु जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं, वैसे जंतु को हम स्तनधारी जंतु कहते हैं। जैसे कि मनुष्य,
कुत्ता, बिल्ली, बाघ इत्यादि। यानी पक्षी और स्तनधारी जंतुओं का जो हृदय होता है वह 4 चैम्बर वाला होता है। अगला पॉइंट है जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। जल स्थलचर जंतु यानी ऐसा जंतु जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, जैसा कि मेढक। तो इस तरह के जंतुओं का जो हृदय होता है वह 3 चैम्बर वाला होता है। ठीक वैसे ही बहुत से सरीसृप, सरीसृप कहने का मतलब जो जमीन पर रेंगता है, जैसे सांप। तो इस तरह के जो सरीसृप होते हैं तो उनका हृदय भी 3 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। क्या होती है ब्लड प्रेशर? रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। अब जरा इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने किसी पाइप के अंदर से पानी बहते हुए देखा होगा। तो जब ये पानी पाइप के अंदर से बहती है तो बहती हुई पानी पाइप की दीवारों पर एक दबाव डालती है। ठीक वैसे ही स्थिति हमारी रक्त वाहिकाओं के साथ भी होती है। बहती हुई रक्त वाहिकाओं की दीवार पर एक प्रकार की दबाव डालती है और इसी दबाव को हम रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि रक्तदाब जो होता है वह धमनियों में अधिक होती है जबकि शिराओं में कम होती है। कारण क्या है कि हमारी हार्ट जो है वह सामान्य रूप से 1 मिनट में 72 बार पंप करती है, जिसके कारण रक्त जो है वह झटके के साथ धमनियों से आगे बढ़ती है। तो जब पंप करती है हार्ट तो उस टाइम धमनी का जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वह अधिक होती है। इसी कारण से शिराओं की अपेक्षा धमनियों में रक्तदाब अधिक होता है। निलय प्रांकुचन के दौरान धमनी के अंदर रुधिर का दाब प्रांकुचन दाब कहलाता है। अब जरा इससे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हृदय क्या करती हैं? वह पंप करती हैं। पंप करने का मतलब हार्ट की जो निलय है यानी हृदय की जो निलय है वह फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, इस प्रकार की क्रिया करती है। तो जब ये निलय सिकुड़ती है तो इससे हम कहेंगे प्रांकुचन, और जब ये फैलती है तो उससे हम कहेंगे अनुशिथिलन। तो निलय जब प्रांकुचित होती है यानी सिकुड़ती है तो उस टाइम रक्त जो है वह धमनी से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार जो रक्त है वह धमनी की दीवार पर जो दबाव डालती है उससे हम कहेंगे प्रांकुचन दाब। इंग्लिश में इससे हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक इसी प्रकार निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर रुधिर का दाब अनुशिथिलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। जब ये निलय फैलती है उस टाइम क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालती है, धमनी के दीवार पर रक्त जो है वह बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालती है। तो इस प्रकार जो दाब उस टाइम होती है उससे हम कहते हैं अनुशिथिलन दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे हृदय की सामान्य प्रांकुचन दाब का मान होता है 120 मिलीमीटर पारा, जबकि सामान्य अनुशिथिलन दाब का मान होता है 80 मिलीमीटर पारा। अब आप कहेंगे कि मिलीमीटर पारा क्या होता है? तो रक्त के दाब को नापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह इकाई है मिलीमीटर पारा। स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्तदाब नापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो इस यंत्र का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। कुछ लोग उच्च रक्तदाब के शिकार हो जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि कई बार लोग उच्च रक्तदाब के शिकार हो जाते हैं। अब ये क्या होता है?
धमनियों के आंतरिक व्यास कम होने के कारण रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। व्यक्तियों के गलत खान पान या फिर गलत रहन सहन के कारण उनके धमनियों के आंतरिक व्यास की मान कम हो जाती है, जिसके कारण रक्त के प्रवाह में एक प्रकार की प्रतिरोध उत्पन्न हो जाती है और इसी प्रतिरोध के कारण रक्त जो है धमनियों की दीवार पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालने लगती है। इसी को कहा जाता है उच्च रक्तदाब। इस बीमारी को अति तनाव यानी हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। उच्च रक्तदाब का एक अलग नाम है, वह है अति तनाव। इंग्लिश में इससे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। इससे मस्तिष्क की नाजुक रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं और आंतरिक रक्त स्रावन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर व्यक्ति उच्च रक्तदाब के शिकार हो जाए तो हमारे मस्तिष्क की जो नाजुक रक्त वाहिकाएं हैं वे उच्च रक्तदाब के कारण फट सकती हैं और जिसके कारण आंतरिक रक्त स्रावन के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला टॉपिक है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, यानी प्लेटलेट्स जो हैं वह हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारी रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। अब ये देखना है कि प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। घायल होने से हमारे शरीर से रक्त स्राव होने लगता है। जब कभी भी हम घायल हो जाते हैं तो हमारे शरीर से रक्त का स्राव होने लगता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब हमारे शरीर पर चोट आ जाती है तो फिर रक्त बहना शुरू हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जरूरत से ज्यादा रक्त हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए प्लेटलेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्तस्राव के स्थान पर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि कट गए जगह पर रुधिर का बाहर निकलना बंद हो जाता है। कारण क्या है कि उस जगह पर प्लेटलेट्स आकर थक्का बना देते हैं, जिसके कारण मार्ग बंद हो जाती हैं और रक्त बाहर निकलना भी बंद कर देता है। तो इस प्रकार प्लेटलेट्स जो हैं वह हमें अति रक्तस्राव से बचाता है। अब अगला टॉपिक है लसिका, जिसे इंग्लिश में लिम्फ कहा जाता है। यह एक अन्य प्रकार के द्रव है जो वहन में सहायता करता है। अभी तक के डिस्कशन में हमने देखा कि हमारे शरीर में रक्त मौजूद होता है और यह रक्त पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। लेकिन हमारे शरीर में रक्त के अलावा एक अन्य प्रकार की द्रव भी पाई जाती है, जिससे लसिका यानी लिम्फ कहा जाता है। यह भी रक्त की तरह ही पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। चूंकि रक्त हमेशा नलियों के अंदर प्रवाहित होती है, इसलिए यह कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आती। तो जैसा कि हमने देखा कि रक्त जो है वह हमारे शरीर में हमेशा नलियों के अंदर ही प्रवाहित होती है। ये रक्त कभी भी कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आती है। लसिका कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहती है, लेकिन लसिका जो है वह एक ऐसा द्रव है जो कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहती है। शरीर की कोशिका और रक्त के बीच परिवहन का माध्यम है लसिका। वास्तव में अगर देखा जाए तो लसिका जो है ये शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और रक्त के बीच की कड़ी है। यानी लसिका जो है वह एक मीडिएटर का काम करता है। लसिका का काम क्या है कि रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को लेकर रक्त में पहुंचाती हैं। यानी लसिका जो है वह एक ऐसा द्रव है जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और रक्त के बीच मीडिएटर का काम करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में परिवहन, यानी पौधों में भी परिवहन होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पहुंचाया जाता है, ठीक वैसे ही पौधों के शरीर में भी विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह गमन होता है। पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। पौधों की जड़ें क्या करती हैं कि मिट्टी से जल और विभिन्न प्रकार की खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। फिर ये जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न हिस्सों जैसे पत्तियों, फूलों, फलों इत्यादियों तक पहुंचाया जाता है। पौधों की पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। पौधों की पत्तियां क्या करती हैं? चूंकि पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के कारण पौधों की पत्तियां जो हैं वह प्रकाश संश्लेषण करने में सामर्थ होती है। अब ये पौधों की पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती हैं और जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती हैं और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और इनका भोजन है ग्लूकोज। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पौधों द्वारा निर्मित भोजन विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फूल इत्यादि तक पहुंचाया जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के सिर्फ उन्हीं भागों में हो सकती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और पौधों में सिर्फ पत्तियों में यानी जो भाग हरे होते हैं सिर्फ उन्हीं भागों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लेकिन पौधों के अन्य भाग जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि इन सभी में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसीलिए इन सभी भागों में बना हुआ भोजन पहुंचाना अति आवश्यक है। इस प्रकार पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक सुदृढ़ परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि हमारे शरीर में परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पौधों के लिए भी एक सुदृढ़ परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। परिवहन के लिए पौधों में दो प्रकार की उत्तक होती हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जड़ों से खनिज लवण और जल का परिवहन जाइलम करती हैं। पौधे की जड़ें क्या करती हैं कि मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। फिर इस कच्चे पदार्थों को विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार इन कच्चे पदार्थों को यानी खनिज लवण और जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है, जबकि पत्तियों से निर्मित भोजन का विभिन्न अंगों तक परिवहन फ्लोएम करती हैं। अब पत्तियां क्या करती हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं और इस भोजन को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। तो बनी हुई भोजन को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करती हैं। अब हम देखेंगे पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि पौधों की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के एक स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। अब पौधों की जड़ें क्या करती हैं? ये जल का अवशोषण करती हैं और ये जल जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार जल का एक स्तंभ का निर्माण होता है पौधों की जड़ से लेकर पौधों के शीर्ष तक। पौधों में हमारी तरह हृदय नहीं होती, परंतु जल ऊपर कैसे उठ जाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पौधों में हमारी तरह कोई हृदय नहीं होती है, कोई पंप नहीं होती है कि जो जल को ऊपर की ओर धकेले, लेकिन फिर भी पौधों में ये जल जो है इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाती है? अब इसी को हमें समझना है। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। देखिए, पौधों के दो भाग होते हैं। एक भाग ऐसा है जो मिट्टी के अंदर होती है जिससे हम जड़ तंत्र कहते हैं,
और एक भाग ऐसा है जो मिट्टी के बाहर होती है। तो पौधों का जो वायवीय भाग है, जो मिट्टी से बाहर होती हैं, इन भागों से पौधों के शरीर से वाष्प के रूप में जल की हानि होती रहती है। इस प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधों के शरीर से वाष्प के रूप में जल की हानि होने की इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन और इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों के जाइलम में जल स्तंभ पर खिंचाव बल लगता है। अब देखिए, पौधों की जो जाइलम होती हैं, ये जड़ से लेकर पौधों के सिरे तक होती हैं। तो जब पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्तियों में धीरे धीरे जल का अभाव होने लगता है और ये जल के स्तंभ को ऊपर की ओर खींचती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि पूरे जाइलम के स्तंभ में एक प्रकार का खिंचाव बल कार्य करता है। इस प्रकार जड़ों से लेकर पत्तियों तक के जाइलम में जल स्तंभ पर चूषण उत्पन्न होता है। यानी पूरा जो जाइलम है, जड़ से लेकर शीर्ष तक जो जाइलम में जल का स्तंभ होता है, इस स्तंभ में एक प्रकार का चूषण बल कार्य करता है जो पूरे जल के स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पौधों में जल के ऊर्ध्वाधर गति के लिए वाष्पोत्सर्जन उत्तरदायी होता है। अब हम देखेंगे पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। अब जो भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बन गया, इस बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बना, इसके परिवहन का कार्य स्थानांतरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का वहन फ्लोएम द्वारा होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भोजन है, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, लेकिन कच्चे पदार्थ यानी खनिज लवण और जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। पौधों में भोजन भंडारण विभिन्न अंगों जैसे जड़ों, बीजों, फलों इत्यादि में होता है। चूंकि भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती हैं, लेकिन पौधों में भोजन का जो भंडारण होगा ये विभिन्न हिस्सों में होगा, जैसे कि जड़, बीज, फल इत्यादि। फ्लोएम में भोजन का वहन सुक्रोज के रूप में होता है। अब बने हुए भोजन का जो वहन होगा वह किस रूप में होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बने हुए भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का वहन पौधे किस रूप में करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सुक्रोज। यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, लेकिन जब इनको वहन करना होता है पौधों के अन्य भागों में, तो सबसे पहले ग्लूकोज को सुक्रोज में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर परिवहन जो होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के जरिए हमने पूरे परिवहन तंत्र को समझने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियोज की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने की। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।